Hello students, in this video we are going to discuss a very important topic, stress strain curve। प्यारे बच्चों, टॉपिक बहुत ही आसान है और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको लिखना भी काफी इजी होता है, लेकिन इसमें जो सबसे जरूरी बात है वो है इसको समझना। तो समझते हैं क्या होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि हमें एक कर्व बनाना है। कर्व यानी ग्राफ, किसके बीच में? स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। तो ये हमने एक कोऑर्डिनेट्स लिए, एक कोऑर्डिनेट लिया हमने स्ट्रेस और एक कोऑर्डिनेट हमने लिया स्ट्रेन। तो कई बार क्या होता है, वैसे तो हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, ये तो नॉमेनक्लेचर है स्ट्रेस और स्ट्रेन, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद माइंड में क्या होता है, सेट होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि एकदम इनका मीनिंग क्या होता है, क्लियर नहीं होता। कई बार क्या होता है कि आपने एक शब्द सुना और उसको सुनते उसका मीनिंग क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो यहां मैं आपको बता दूं, स्ट्रेस को हमने बताया था, स्ट्रेस का एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है F अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। और अगर एरिया क्या हो जाए, यूनिट यानी 1, तो स्ट्रेस किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने ये हमारा एक रिजिड सपोर्ट और यहां से हमने एक ये वायर कंसीडर कर लिया। वी हैव कंसीडर अ वायर, और ये वायर किसका बना है, मान लीजिए कोई मटेरियल है X, आयरन, कॉपर, किसी भी चीज का ये वायर हो सकता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है, वायर ऑफ मटेरियल X, मान लीजिए X मटेरियल का बना है, ठीक है। और इस वायर का ये जो हमारा वायर, ये जो वायर हमने कंसीडर किया है, मैं मान लेता हूं लेट इसका जो एरिया है वो कितना है, 1। ये जो मेरा वायर है इसका मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया क्या ले लिया है, 1। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर ये आपका वायर है तो ये जो एरिया है इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। ये तो मैंने इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये क्या ले लिया है, 1 ले लिया है, यूनिट। तो यानी अब मैं इस पर जो भी फोर्स लगाऊंगा वो इस वायर के लिए क्या कहलाएगा, स्ट्रेस कहलाएगा। समझे बात अभी? क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया आपने क्या ले लिया है, 1। ये जो वायर है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपने क्या ले लिया है, 1। तो अगर एरिया 1 हो चुका है तो यानी अब स्ट्रेस किसके बराबर है, फोर्स के ही तो बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। अब बात आती, यानी अब ये सीधा सा है, स्ट्रेस यानी फोर्स। हम वायर पर जितना भी फोर्स लगाएंगे वही फोर्स वायर के लिए क्या बन जाएगा, स्ट्रेस। हमने फोर्स लगाया 1 न्यूटन तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 1। हमने फोर्स लगाया 2 न्यूटन, स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 2। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा टर्म क्या है, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का मतलब हमने बताया था चेंज इन डायमेंशन। किसी भी बॉडी पर हमने फोर्स लगाया तो उस बॉडी में 3 तरह के चेंज होते हैं, या तो बॉडी की लेंथ में चेंज होता है, या बॉडी के वॉल्यूम में चेंज होता है, या बॉडी शिफ्ट हो जाती है बाय एंगल थीटा। तो कैसा भी चेंज हो लेकिन वो कहलाता क्या है, स्ट्रेन ही कहलाता है। तो यहां हमने क्या कंसीडर किया है, एक वायर, ठीक है। तो स्ट्रेन का मतलब चेंज इन लेंथ, यहां हम ये समझेंगे। तो स्ट्रेन, यहां ये जो वर्ड है स्ट्रेन, इसका मतलब क्या है, चेंज इन लेंथ। तो यहां ये जो कोऑर्डिनेट आपने स्ट्रेन लिया है ये किसको डिनोट कर रहा है, चेंज इन लेंथ को। तो स्टार्ट करते हैं। अब दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। स्ट्रेस का मतलब अप्लाइड फोर्स, जितना भी फोर्स हम इस वायर पे लगाएंगे वही इस वायर के लिए क्या कहलाएगा, स्ट्रेस।
और फोर्स लगाने के बाद इस वायर में जितना भी लेंथ में चेंज होगा वही इसके लिए कहलाएगा स्ट्रेन। तो प्यारे बच्चों, लेट स्टार्ट आवर टॉपिक। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी टॉपिक है, बस आप हर बात को हर लाइन को जो भी मैं बोलूं उसको ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। ओके, तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक वायर, ये वायर O से शुरू होता है और मान लीजिए ये है, इसको नाम दे देता हूं P। ओके, तो ये हमारे पास एक वायर है OP। क्लियर? चलिए, तो अभी इस वायर पर ना तो कोई फोर्स है, क्या इस वायर पे मैंने कोई फोर्स लगाया है? नहीं। तो जब इस पर कोई फोर्स नहीं है तो इस पर स्ट्रेस कितना होगा? 0। ओके, और जब कोई फोर्स नहीं है तो इस वायर की लेंथ में भी कोई चेंज नहीं है, तो स्ट्रेन कितना होगा? 0। ओके, चलिए, अब हमने क्या किया, मान लीजिए मैं इस वायर पर फोर्स लगाता हूं 1 न्यूटन। मैंने इस वायर पे कितना फोर्स लगाया? 1 न्यूटन। किधर? डाउनवर्ड। ओके, तो जब मैं मान लीजिए ये वायर था और मैंने इस वायर पे कितना फोर्स लगाया? 1 न्यूटन। किधर? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ फोर्स लगाया 1 न्यूटन। तो जैसे मैंने इस पर फोर्स लगाया 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन फोर्स लगाते इसमें कितना स्ट्रेस आ गया? फोर्स है 1 न्यूटन, तो स्ट्रेस भी क्या हो जाएगा? 1। तो मैंने इस पर ये फोर्स लगाया 1 न्यूटन का। क्लियर? तो जैसे हमने इस पर फोर्स लगाया 1 न्यूटन का, हम देखते हैं ये वायर नीचे की तरफ खिसक जाता है। ये देखिए, जैसे ही फोर्स लगाया 1 न्यूटन तो ये वायर नीचे की तरफ क्या हो गया? खिसक गया। सपोज कितना खिसक गया? मैं ले लेता हूं L इज इक्वल टू, रफली ले लेता हूं 1 मीटर ले लेता हूं, रफली डाटा। ठीक है, तो जैसे मैंने इस पर फोर्स लगाया 1 न्यूटन, हम देखते हैं ये वायर कितना खिसक गया? 1 मीटर खिसक जाता है। इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये जो वायर है O से P तक क्या लेंथ है उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारे लिए मायने क्या है? चेंज। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? चेंज। तो जैसे हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, हम देखते हैं वायर कितना नीचे खिसक जाता है? डेल एल यानी चेंज। तो चेंज इन लेंथ क्या होता है? 1 मीटर। ये 1 मीटर नीचे खिसक जाता है, तो यानी चेंज कितना आया? 1 मीटर का, 1 मीटर। क्लियर हो गया? तो देखिए, यानी हमें जो नया कोऑर्डिनेट मिला, तो जब कोई फोर्स नहीं था तब आप कहां थे? यहां पर। लेकिन जैसे ही 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और वायर 1 मीटर खिसक गया, तो देखिए आपको क्या ग्राफ मिलता है। क्या ये बात समझ में आ गई? आप यहां से इस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? देखिए, आप इस लोकेशन से इस लोकेशन पे आ गए। इज दैट क्लियर? चलिए, अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये जो 1 न्यूटन का फोर्स है इसको हमने हटा दिया। 1 न्यूटन का फोर्स हमने हटा दिया, हमने वायर को फोर्स लगाया, अब अपना फोर्स हटा दिया। तो जैसे ही हम अपना फोर्स हटाते हैं, हम देखते हैं ये वायर वापस ऊपर की ओर जाता है और अपनी ओरिजिनल पोजीशन P पर आ जाता है। यानी जैसे हमने फोर्स हटाया, हम देखते हैं ये वायर वापस वैसा ही हो जाता है जैसा ये था। क्लियर? तो यानी फोर्स लगाने पर आप यहां से यहां पर गए थे। ठीक है, मैं इस लोकेशन को नाम दे देता हूं X। 1 न्यूटन फोर्स लगाने पे वायर 1 मीटर खिंच गया, तो आप कहां गए? O से X। और जैसे ही आपने अपना फोर्स हटाया, आप वापस कहां जाते हैं? X से O पर आ जाते हैं। फोर्स लगाने पर आप कहां पहुंच गए थे? X पे, और फोर्स हटाते ही आप वापस कहां गए? वापस अपनी पोजीशन पर आ गए। ओके, तो इस वक्त आप कहां हैं?
वापस यहाँ आ चुके हैं, फोर्स हट चुका है और वायर भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ चुका है। अब आप इधर हैं, ओ पर, ठीक है, ओ। चलिए अब हमने क्या किया, अब हम नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं 2 न्यूटन। अब हमने कितना फोर्स लगाया, 2 न्यूटन, और 2 न्यूटन फोर्स लगाते ही हम देखते हैं ये वायर फिर नीचे की ओर खिसकता है, और अब कितना खिसक गया ये, अब ये खिसक जाता है 2 मीटर। हमने देखा 2 न्यूटन फोर्स लगाते ही ये फिर नीचे जाता है, और कितना नीचे चला गया, 2 न्यूटन। तो फोर्स आपने कितना लगाया, 2 न्यूटन, वायर कितना खिसक गया, 2 मीटर। तो नया कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, आपको नया कोऑर्डिनेट मिला y, ठीक है। तो 2 न्यूटन अप्लाई करने से पहले आप कहां थे, O पर। 2 न्यूटन अप्लाई करने से पहले कहां थे, O पर। पहले क्या था, कोई फोर्स नहीं था, O पर। फिर हमने कितना फोर्स लगाया, 1 न्यूटन, कहां पहुंच गए, X पर। 1 न्यूटन हटा दिया, फिर वापस कहां गए, O पर। अब कितना फोर्स लगाया, 2 न्यूटन। अब O से कहां जाएंगे, Y पे तो जाएंगे। तो आप O को Y से मिलाइए। तो जब आप O को Y से मिलाते हैं तो आप ये देखेंगे, जब आप O से Y तक जाएंगे तो वो लाइन X से होकर जाएगी। जब आप O से Y जाते हैं ना, तो आप देखते हैं वो लाइन कहां जाएगी, X से होकर जाती है। क्या ये बात समझ आ गई, ओके, इज दैट क्लियर। चलिए अब हमने क्या किया, हमने ये 2 न्यूटन फोर्स हटा दिया, हमने ये 2 न्यूटन फोर्स हटा दिया। तो हम देखते हैं ये वायर वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है, ये वायर वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन पर आ गया। तो जैसे आपने 2 न्यूटन हटाया तो आप Y से वापस कहां जाते हैं, O पर आ जाते हैं, क्योंकि फोर्स भी हट चुका है। फोर्स कितना हो गया, 2 न्यूटन हटाते ही 0, वायर अपनी कंडीशन में आ चुका है। तो जैसे आपने 2 न्यूटन हटाया, Y से सीधा कहां जाते हैं, O पर आ जाते हैं, ओके। अब हमने नीचे की तरफ फोर्स लगाया 3 न्यूटन, हमने नीचे कितना फोर्स लगा दिया, 3 न्यूटन। तो हम देखते हैं जैसे हमने 3 न्यूटन फोर्स लगाया तो ये वायर नीचे की तरफ खिसक जाता है 3 मीटर। जैसे हमने 3 न्यूटन फोर्स लगाया, वायर स्ट्रेच हो जाता है, खिंच जाता है। हमने मेजर किया तो पता चला 3 मीटर खिंच गया, ठीक है। तो फोर्स कितना अप्लाई किया आपने, 3 न्यूटन, वायर कितना स्ट्रेच हो जाता है, 3। तो जो नया कोऑर्डिनेट मिला, जो नया कोऑर्डिनेट आपको मिलता है, मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट है A, ये कोऑर्डिनेट क्या हुआ, A। आपको बस साइड क्यों नहीं लिखा, अभी पता चल जाएगा। तो इसको हमने क्या बोल दिया, A पॉइंट बोल दिया, ओके। तो 3 न्यूटन लगाने से पहले आप कहां थे, 3 न्यूटन अप्लाई करने से पहले आप O लोकेशन पे थे। फिर आपने अचानक 3 न्यूटन अप्लाई किया, वायर 3 मीटर बढ़ गया, तो आप O से सीधा कहां पहुंच जाते हैं, A लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। तो जब आप O को A से ज्वाइन कराते हैं, O को A से ज्वाइन कराएंगे तो आप देखेंगे वो लाइन X से होकर भी जाएगा, Y से भी होकर जाता है। तो यानी ये लाइन आपको मिलती है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, ओके। अब हमने क्या किया, ये 3 न्यूटन फोर्स हमने फिर से क्या कर दिया, हटा दिया। 3 न्यूटन फोर्स हमने हटा दिया, और जैसे हम फोर्स हटाते हैं हम देखते हैं ये वायर फिर से वापस चला जाता है अपनी लोकेशन पे। तो जैसे आप 3 न्यूटन हटाएंगे तो आप कहां जाते हो, A से सीधा वापस फिर कहां जाते हो, O पे आ जाते हो। A से सीधा कहां जाते हो, O पर आ जाते हो। क्या ये बात समझ में आ गई, ओके। अब हमने क्या किया, अब हमने नीचे की तरफ फोर्स लगाया 4 न्यूटन, ठीक है। हमने कितना फोर्स लगाया, 4 न्यूटन।
तो जैसे हम नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं 4 न्यूटन, तो हम देखते हैं ये वायर फिर नीचे की ओर खिसकता है, ऐसे नीचे की ओर जाता है, और अब इसमें चेंज आ चुका है 4.5। देखिए 4.5 मीटर 1 न्यूटन लगाया था 1 मीटर, 2 न्यूटन फोर्स लगाया 2 मीटर, 3 न्यूटन फोर्स लगाया 3 मीटर, 4 न्यूटन फोर्स हमने क्या किया, अप्लाई किया। जैसे हम 4 न्यूटन फोर्स लगाते हैं तो हमें लगा शायद इस बार वो 4 मीटर खिसकेगा, नहीं, इस बार वो खिसक जाता है 4.5। ठीक है, तो नया कोऑर्डिनेट कहां क्या मिलेगा, नया कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको बी आपको क्या मिला, नया कोऑर्डिनेट मिला। तो इसमें एक बात देखिए, 4 न्यूटन अप्लाई करने से पहले आप कहां थे, ओ पर, क्योंकि 3 न्यूटन फोर्स हटा दिया था ना, तो फोर्स दोबारा क्या हो गया था, 0, वायर अपनी जगह चला गया था, तो फिर ये चेंज भी क्या हो गया था, 0। अब जैसे आपने 4 न्यूटन अप्लाई किया, वायर कहां चला जाता है, 4.5 पे। क्लियर हो गई बात। तो किस लोकेशन पर आ गए, बी पर आ गए। तो जब आप ओ से बी जाते हैं, जब आप कहां जाते हैं, ओ से बी, तो अब आप देखते हैं जब आप ओ से बी जाते हैं, तो ओ से बी जाते वक्त जब आप ओ से बी जाते हैं तो ना तो आप x को क्रॉस करते हैं, ना ही y को, ना ही e को, आप किसी दूसरे रास्ते, आपका जो ग्राफ है वो कुछ और ही मिला। क्या ये बात समझ आ गई, इज दैट क्लियर। तो हमने देखा कि मेरा जो ग्राफ था वो यूनिफॉर्म था कहां तक, ए तक, लेकिन बी के लिए मेरा ग्राफ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब जैसे मैंने 4 न्यूटन अप्लाई किया, तो मैं ओ से जब बी की तरफ जाता हूं, क्योंकि 4 न्यूटन अप्लाई करने से चेंज कितना हुआ, 4.5, तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या आया, बी। और मैं जब ओ से बी जाता हूं, तो ओ से बी जाते वक्त ना तो मैं एक्स को क्रॉस करता हूं, ना वाई को, ना ए को। बात समझ आ गई, यानी एक दूसरा ही ग्राफ मिल गया। क्लियर हो गया। तो हुआ क्या, ओके। अच्छा, अब अगर मैं इस 4 न्यूटन को हटा देता हूं, अगर मैं इस 4 न्यूटन को क्या कर देता हूं, हटा देता हूं, तो मैं ये देखता हूं कि ये वायर फिर वापस वहीं आ जाता है, पी पर। ये और मजेदार बात, जब 4 न्यूटन अप्लाई किया तो 4.5 हो गया, यानी आप ओ से कहां जाते हैं, बी पे जाते हैं, और जैसे 4 न्यूटन हटाया, वायर फिर वैसा का वैसी हो जाता है, ओरिजिनल। तो बी से आप वापस कहां जाते हैं, ओ पे आ जाते हैं। तो इन ए को और बी को समझिए, तो दोनों पॉइंट क्या है, तो जरा ध्यान देना। फर्स्ट पॉइंट, ग्राफ ओ ए। सबसे पहले बात करेंगे ग्राफ ओ से ए तक की। तो यहां क्या हुआ बच्चों, यहां दो बातें हुई। एक तो जो इक्वल फोर्स के लिए चेंज क्या है, इक्वल है। 1 न्यूटन के लिए 1, 2 न्यूटन के लिए 2, 3 न्यूटन के लिए 3। यानी जैसे जैसे स्ट्रेस वैसा ही वैसा स्ट्रेन। यानी ओ से ए तक जो मटेरियल है एक्स, मटेरियल एक्स, ये क्या कर रहा है, हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। ठीक है, ग्राफ ओ से ए तक दो बातें हुई। नंबर 1, ग्राफ ओ से ए तक हुक्स लॉ ओबे। ओ से ए तक ग्राफ में पहली बात क्या हुई, मटेरियल ने, वायर ने हुक्स लॉ को ओबे किया। हुक्स लॉ क्या था, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन होगा, यानी जैसे जैसे फोर्स वैसे वैसे चेंज। एक फोर्स के लिए एक चेंज, दो फोर्स के लिए दो चेंज, तीन फोर्स के लिए तीन चेंज। एक तो वायर क्या कर रहा है, मटेरियल हुक्स लॉ भी कर रहा है। दूसरा
इसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, क्योंकि जैसे ही मैं फोर्स लगाता अप्लाई किया बॉडी में चेंज आया, लेकिन जैसे ही फोर्स हटाया मटेरियल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आती थी। 1 न्यूटन लगाया 1 खिसक गया, 1 न्यूटन हटाया तो x सीधा O पे आ गया। 2 न्यूटन लगाया 2 चेंज O से Y, और 2 न्यूटन हटाया वापस Y से O पर आ गया। 3 न्यूटन लगाया 3 पर पहुंच गया, लेकिन जैसे 3 न्यूटन लगाया वापस 3 से O पर हो गया। वो बात समझा भाई। तो ग्राफ ओ ए में दो बातें होती है, एक तो हुक्स लॉ ऑफ ए होता है और दूसरा मटेरियल हैव इलास्टिसिटी। मटेरियल के अंदर क्या है? इलास्टिसिटी है। क्लियर हो गया? तो ये जो पॉइंट ए है, जहां तक ये दोनों बातें ओ बे होती हैं, तो ये जो पॉइंट ए है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल पॉइंट। पॉइंट ए इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल पॉइंट। तो प्यारे बच्चों, प्रोपोर्शनल पॉइंट क्या होता है? किसी भी मटेरियल के लिए प्रोपोर्शनल पॉइंट क्या होता है? किसी भी मटेरियल के लिए जो प्रोपोर्शनल पॉइंट होता है, मान लीजिए हमारे पास एक मटेरियल है और हम कहते हैं उसके लिए प्रोपोर्शनल पॉइंट है 10 न्यूटन। तो इसका मतलब यह है कि जब तक आप उस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो वो मटेरियल हुक्स लॉ को भी ओबे करेगा और उसके अंदर क्या रहेगी? इलास्टिसिटी रहेगी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो प्रोपोर्शनल पॉइंट क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास एक मटेरियल है Y, उसका प्रोपोर्शनल पॉइंट है 5 न्यूटन। तो उस पर आप 1 न्यूटन लगाएं, चाहे 2 न्यूटन लगाएं, चाहे 3 लगाएं, चाहे 5 लगाएं, वो मटेरियल क्या करेगी? 5 न्यूटन के अंडर में हुक्स लॉ भी ओबे करेगी और उसकी इलास्टिसिटी बनी रहेगी। क्या ये बात समझा गई? लेकिन हम बात करते हैं ग्राफ ए से बी तक की। ये जो ग्राफ ए से बी तक का जो ग्राफ है, इसको स्टडी करते हैं। ग्राफ ए बी। तो यहां पहली बात क्या हुई है? हुक्स लॉ ओबे नहीं हुआ, क्योंकि शुरू में हमने देखा 1 न्यूटन के लिए 1 चेंज, 2 न्यूटन के लिए 2 चेंज, 3 न्यूटन के लिए 3 चेंज, 4 न्यूटन के लिए कितना चेंज आया? 4 होना चाहिए था, लेकिन कितना मिला? 4.5। यानी हुक्स लॉ ओबे नहीं हुआ। स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आए, उन्होंने एक डिफरेंट चेंज शो किया। तो ग्राफ ए बी में पहली बात क्या हुई? हुक्स लॉ नॉट ओबे। मटेरियल ने हुक्स लॉ को ओबे नहीं किया। हुक्स लॉ ओबे बाय मटेरियल। हुक्स लॉ नॉट ओबे बाय मटेरियल। जो ग्राफ ए बी है, ए से बी तक मटेरियल ने हुक्स लॉ को ओबे नहीं किया। मटेरियल वो चीज जिससे बॉडी बनी होती है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या हुई? जैसे ही मैंने 4 न्यूटन हटाया, 4 न्यूटन हटाने से चेंज कितना आना चाहिए था? 4, लेकिन कितना चेंज आया? 4.5, यानी हुक्स लॉ ओबे नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने 4 न्यूटन हटाया तो हम देखते हैं बॉडी वापस उतनी ही हो जाती है जितनी वो थी, यानी इलास्टिसिटी तो ओबे हुई है। तो हुक्स लॉ भले ही मटेरियल ने भले ही हुक्स लॉ ओबे नहीं किया, लेकिन मटेरियल क्या करता है? मटेरियल हैव इलास्टिसिटी। मटेरियल ने इलास्टिसिटी अपनी बचा के रखी हुई है। तो प्यारे बच्चों, ये जो पॉइंट बी होता है, पॉइंट बी इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट या टेंसाइल पॉइंट। यील्ड पॉइंट बोल देते हैं या टेंसाइल पॉइंट, दो नाम होते हैं, ठीक है। तो बी को या तो हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट या टेंसाइल पॉइंट। क्लियर हो गया? ये दोनों चीजें समझ में आ गई? ओके।
अब हम देखते हैं कि अगर हम 4 से भी ज्यादा का फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है। तो मान लीजिए अब हमने फोर्स अप्लाई किया 4.1 न्यूटन। आप कहोगे सर 5 न्यूटन क्यों नहीं अप्लाई किया, अभी तक हम ग्रेजुअली 1 2 3 4 ले रहे हैं। तो सुनिए, ये जो मेरा मटेरियल एक्स है, अगर मैं आपसे कहूं इसके लिए प्रोपोर्शनल पॉइंट कौन है, तो आप कहोगे इसके लिए प्रोपोर्शनल पॉइंट है 3 न्यूटन। और अगर मैं बोलूं ये जो मटेरियल एक्स है इसके लिए यील्ड पॉइंट या टेंसाइल पॉइंट क्या है, तो आप कहोगे सर इसके लिए यील्ड या टेंसाइल पॉइंट है 4 न्यूटन। तो बच्चों टेंसाइल पॉइंट या यील्ड पॉइंट के बाद हम एकदम बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगाते हैं, बहुत ही माइनर फोर्स लगाते हैं, क्योंकि यील्ड पॉइंट के बाद, टेंसाइल पॉइंट के बाद बॉडी बहुत ज्यादा चेंज दिखाती है। देखिए अगर हमने 4.1 न्यूटन अप्लाई किया तो हम देखते हैं ये बॉडी बहुत ही ज्यादा खिसकती चली जाती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, स्ट्रेच होती है। ओके, हमने देखा जैसे हमने 4.1 अप्लाई किया, 4.1 न्यूटन अप्लाई किया, तो हम देखते हैं 4.1 के लिए ये बॉडी बहुत ज्यादा 5 6 7 बहुत ज्यादा क्या होती है, स्ट्रेच हो जाती है। यानी इसके बाद ये बॉडी एकदम बहुत ही ज्यादा क्या होती है, खिंचती चली जाती है। क्लियर। और अगर आपने बी के बाद अगर आप मतलब 4 से ज्यादा जैसे हम फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी बहुत ज्यादा क्या होती है, खिंच जाती है। यानी बॉडी में बहुत ज्यादा क्या आता है, चेंज आता है। छोटे से ही फोर्स के लिए 0.1 पहले 4 लगाया था, जैसे 4.1 लगाया बॉडी एकदम क्या होती है, खिंचती चली जाती है। ठीक है। और प्यारे बच्चों जैसे हम अपना 4.1 हटाते हैं बॉडी वापस नहीं आती है, जो चेंज हो गया वो हो गया, वापस नहीं आती। क्लियर होगी बात। तो इज दैट क्लियर। और एक पॉइंट ऐसा आता है यहां पर, मान लीजिए मैं इसको नाम दे देता हूं F। एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो बॉडी क्या हो जाती है, टूट जाती है। ठीक। तो अगर हम बात करें नंबर 3 की, ग्राफ बी एफ की अगर हम बात करें, बी से लेके एफ तक, तो बी से एफ तक क्या बात होगी। नंबर एक तो हुक्स लॉ तो ओबे होना बंद ही हो चुका है। हुक्स लॉ नॉट ओबे बाय मटेरियल। दूसरा, मटेरियल लूज इट्स इलास्टिसिटी। बी के बाद बॉडी हुक्स लॉ भी ओबे नहीं करेगी और अपनी इलास्टिसिटी भी क्या कर देगी, लूज कर देगी। यानी अगर आप फोर्स हटा देते हैं तो बॉडी वापस अपनी पोजीशन में नहीं आती। मटेरियल लूज इट्स इलास्टिसिटी। और वो जो एफ पॉइंट है इसको कहते हैं पॉइंट एफ इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकडाउन पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट। यानी इस पॉइंट पर आकर बॉडी टूट जाती है, फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट। क्लियर हो गई बात। इज दैट क्लियर। चलिए दूसरी बात, ये जो B है, ठीक है, ये जो B है, ये जो पॉइंट B है, B से इधर जो हमें एरिया मिलता है,
बी से इधर हमें ये जो क्या मिलता है, एरिया मिलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। और बी के इधर जो एरिया होता है, इस पूरे को हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन, ठीक है। पॉइंट बी से, पॉइंट बी क्या है, यील्ड पॉइंट, या दूसरा नाम क्या है इसका, टेंसाइल पॉइंट। टेंसाइल पॉइंट, टेंसाइल पॉइंट से इधर जो भी एरिया होगा प्लास्टिक रीजन, और टेंसाइल पॉइंट से पहले जो भी एरिया होगा, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन। क्या ये बात समझ में आ गई? तो कुछ नॉमेनक्लेचर आपको पता होने चाहिए बेटा। प्रोपोर्शनल पॉइंट क्या होता है, प्रोपोर्शनल पॉइंट क्या होता है, यील्ड पॉइंट या टेंसाइल पॉइंट क्या होता है, फ्रैक्चर पॉइंट क्या होता है, या ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है, प्लास्टिक रीजन क्या होता है, या इलास्टिक रीजन क्या होता है। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो इसको लिखना बहुत ही आसान है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। लेकिन प्यारे बच्चों, इसको जो है समझना ज्यादा जरूरी है हर एक नॉमेनक्लेचर को, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ओके बच्चों, अभी आपने पढ़ा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब प्यारे बच्चों, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में से कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझने हैं, जरा समझ लीजिए, जो आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम आपसे ये कहें कि ये हमने एक स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये हमने एक स्ट्रेस स्ट्रेन लिया और इसमें हमने ये दो ग्राफ हमें मिलते हैं। ये मान लीजिए कोई मटेरियल है X, ठीक है, और ये कोई मटेरियल है Y। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, ये हमारे पास मटेरियल X, ये मटेरियल Y, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है बताइए कौन सी मटेरियल का मॉडुलस ज्यादा होगा, ठीक है, X का या Y का। तो इसमें एक बात याद रखिए, मान लीजिए जो X है उसका स्लोप कितना है, θ1, और ये दिस इज द स्लोप ऑफ X, और ये किसका स्लोप है, स्लोप ऑफ Y, ठीक है। तो पहली बात आप बच्चों आपको क्या याद रखनी है, स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ का जो स्लोप होता है, ठीक है ना, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हमारे पास तीन तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस, ठीक है। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका मॉडुलस ज्यादा। अगर आपसे कहे बताइए x और y में से किसके लिए मॉडुलस ज्यादा, तो x के लिए स्लोप ज्यादा है तो x का मॉडुलस ज्यादा। कोई आपसे ये कहे बताइए x और y में से किसका यंग मॉडुलस ज्यादा, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका यंग मॉडुलस ज्यादा। अगर आपसे क्वेश्चन आए बताइए किसका बल्क मॉडुलस ज्यादा, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका बल्क मॉडुलस ज्यादा। कोई आपसे कहे शेयर मॉडुलस किसका ज्यादा, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसी का शेयर मॉडुलस ज्यादा। एक कंसेप्ट से चार क्वेश्चन आपके बन गए। तो चाहे वो आपसे ये पूछे x और y में से मॉडुलस किसका ज्यादा होगा, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा। अगर आपसे पूछे यंग मॉडुलस किसका ज्यादा,
एक्स का, क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा है। बल्क मॉडुलस किसका ज्यादा? एक्स का, क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा है। और शेयर मॉडुलस किसका ज्यादा? एक्स का। यानी जिसका स्लोप बड़ा होगा उसी का यंग मॉडुलस भी ज्यादा, उसका ही बल्क मॉडुलस ज्यादा और उसका ही शेयर मॉडुलस ज्यादा। क्लियर हो गया बात? चलिए, इस तरह का एक ये आपको पता रहनी चाहिए बात। तो इसमें मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ वाई। अब ये मॉडुलस यंग मॉडुलस भी हो सकता है, बल्क मॉडुलस भी होता है, हो सकता है शेयर मॉडुलस, कुछ भी हो सकता है। चलिए दूसरी बात, ये हमने दो ग्राफ लिए, स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है। इसका जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, देखिए ये ग्राफ हमें ऐसे मिला, और ये जो है ये ग्राफ ऐसे है। क्लियर? तो ये वाला देखिए, ये जो लाइन है, ये जो सीधी लाइन है, ये जितनी ज्यादा होती है, ये जितनी ज्यादा होती है, मटेरियल उतना ही ज्यादा डक्टाइल होता है। ये समझ लीजिए, जिसके लिए ये वाली लाइन ज्यादा बड़ी होगी वो मटेरियल कैसा होगा? डक्टाइल मटेरियल। और जिसके लिए ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन छोटी होगी वो होगा ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल जैसे डक्टाइल मटेरियल आयरन, कॉपर एसेट्रा, जितने भी मटेरियल होते हैं। और ब्रिटल मटेरियल जैसे लाइक बोन्स, हमारी जो हड्डियां होती हैं, ग्लास, वो सब क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल यानी बड़ी जल्दी टूट जाते हैं। यहां पर जो फ्रैक्चर पॉइंट है, ये जो लास्ट पॉइंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है ना? तो यहां फ्रैक्चर पॉइंट देखिए बहुत ज्यादा लेट मिला है, बाद में मिला है। यहां फ्रैक्चर पॉइंट क्या हुआ है? जल्दी मिल चुका है। यानी जिसमें फ्रैक्चर पॉइंट लेट मिलता है वो बहुत बाद में टूटते हैं, फ्लेक्सिबल चीज होती है वे। और जहां फ्रैक्चर पॉइंट पहले मिल गया हो यानी वो जल्दी टूट जाती हैं, ब्रिटल होती हैं। तो क्लियर हो गया? तो कई बार ऐसे आपको ग्राफ मिल जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि कौन डक्टाइल है, कौन ब्रिटल है। क्लियर हो गया? और इसके एग्जांपल भी आपको बता दिए। तो इस तरह के कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, आप बताएंगे किसके लिए प्लास्टिक रीजन ज्यादा होगा? ये लाइन जितनी ज्यादा बड़ी होती है उसका प्लास्टिक रीजन उतना ही ज्यादा होता है, और ये लाइन